हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के बारे में। पिछले क्लास में हमने देखा था कि इसी डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो हमने कैलकुलेट करा था। आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, किसी डायपोल की वजह से उसके इक्विटोरियल लाइन यानी कि परपेंडिकुलर लाइन पे किसी पॉइंट पी पे डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो भाई हेडिंग क्या है बेटा, ऑन द इक्विटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, यानी कि इक्विटोरियल लाइन को हम क्या कह सकते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, मान के चलो भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इधर और इधर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे लेट सपोज नेगेटिव चार्ज है बेटा जी, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब डायपोल के लिए जरूरी है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा जी, बराबर होना चाहिए। बट एक माइनस होगा तो दूसरा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इतना जानते हैं पहले से ही, क्या जानते हैं पहले से, कि इन दोनों के बीच में जो अपन डिस्टेंस लेते हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं वो टोटल कितना होता है बेटा, 12 होता है। यानी अगर इसके बीचों बीच लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक L है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा बेटा जी, L होगा। ठीक है, ये सब चीज़ हम बहुत पहले से ही जानते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, L है, तो ये भी दूरी क्या होगी, L होगी। यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L प्लस L 12 होता है। ठीक है, तो दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बेटा, L प्लस L 12 हो जाएगा। अब हमें आज क्या करना है, आज हमें बेसिकली इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी कि इक्विटोरियल, इसको इक्विटोरियल लाइन कहते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। क्यों बेटा, देखो ना 90 डिग्री पे, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या इक्विटोरियल। तो इसी इक्विटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट एक्स पे मान के चलो, या किसी भी पॉइंट ओ पे हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करना है। तो आइए करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। कैसे करेंगे, तो देखो भाई, सबसे पहले तुम ये देखो क्या कि इसको मैं ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना सकता हूं, हाँ या ना। क्या मैं इस वाले चार से यहां तक का डिस्टेंस एक ट्रायंगल के साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या आप ऐसे ही समझ लो क्या कि इस वाले चार से यहां तक का डिस्टेंस मान के चलो क्या हो गया, क्या ले ले डिस्टेंस यहाँ का, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो। ठीक है, बट सुनो, यहाँ का डिस्टेंस अभी हम नहीं निकाल सकते हैं। हमें जो सवाल में गिवन होगा या खुद से लेट करना, क्या इस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते थे, बार बार आर मान रहे थे। क्या मान रहे थे बेटा, बार बार हम आर मान रहे थे। तो ये बेटा एल हो गया, ये आर हो गया। तो क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, देखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज। यानी हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या सिंपली आप क्या कर सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक ही बात है बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसी ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे, इसका इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, ये भी क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का दूरी मिल गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मेरे को डिस्टेंस मिल गया, और यहाँ से अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई निकाल लो ना, मना कौन कर रहा है, आ जाओ निकालते हैं। ये बेटा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से किधर जाएगी, इसके अलॉन्ग आएगी, चार्ज के अलॉन्ग आएगी बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। अच्छा, इसको मैं ए पॉइंट बोल दे रहा हूँ, इसको मैं बी पॉइंट बोल दे रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो गया, ए वाले पॉइंट चार्ज की वजह से हो गया। सिमिलरली इस बी वाले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती बेटा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू बी वाली चार्ज, है ना। ठीक है, अब मेरे को यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये हो नहीं पाएगा, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही ये 180 पे ना ही 0 डिग्री की डायरेक्ट कट कर दे, ये किसी एंगल पे होगा। अब ये भी नहीं पता हमें एंगल क्या होगा। तो देख भाई, ये ट्रायंगल है, मान के चलिए ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा। ठीक है, अच्छा सुन, क्योंकि यार इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साफ साफ देख सकते हो एल एल। ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस भी बराबर है। तो अब देख भाई, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है ना, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये दोनों साइड्स बराबर है। अच्छा देख, अगर ये थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, और ये इसके बीचों बीच बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ऊपर वाले भी क्या हो गया, थीटा। आप ऐसे भी समझ सकते थे, ये थीटा तो ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे भी समझ, ये थीटा है और ये थीटा तो ये भी थीटा, कैसे ऑल्टरनेट एंगल, तो कैसे भी समझ सकते हो बेटा, यहाँ पे तो मैथ से बेसिक्स। ठीक है, अब भाई मेरे को पहली बात ई और ए बी की वैल्यू भी तो पता होना चाहिए, तभी तो पुट करके मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो ई ए की वैल्यू बता दो क्या आएगा, ई ए की वैल्यू क्या आएगा, जैसे ये ए वाला चार्ज है तो के क्यू, डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस ये है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या स्क्वायर ने रूट को
मार दिया, कितना आंसर आ रहा है बेटा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या है, क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्लियर है भाई, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ठीक है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना बेटा, ये है, पुट कर दिया, मेरे पास ये कट के आंसर आ गया, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी वाला चार्ज क्या आएगा, के क्यू, क्योंकि क्यू तो सेम ही है, अब डिस्टेंस भी यहाँ पे तो सेम ही है, ध्यान ध्यान से देखो तो डिस्टेंस क्या बेटा, अंडर रूट एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा इसका होल स्क्वायर है, तो बेटा स्क्वायर ने रूट को काट दिया, रिजल्ट क्या आ गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिए तो भाई ये पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है या नहीं, क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, चेक करो बेटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी वाली चार्ज, और बराबर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। भाई इतना चमका, कोई दिक्कत वाली बात? अगर आपको इतना आ गया तो हम कॉम्पोनेंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि भैया जी यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऊपर वाली भी ई ले सकता हूँ मैं, और ये नीचे वाली को भी क्या ले सकता हूँ, ई, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो क्या इन सबको मैं ई नहीं मान सकता हूँ भाई, बिल्कुल मान सकता हूँ। तो यहाँ पे ई ए और ई बी की जगह पे मैंने ई मान लिया, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना है भाई, तो इनके बीच में एंगल बेटा थीटा, तो ऊपर भी थीटा। अब क्या इसे हम कॉम्पोनेंट नहीं ले सकते बेटा, देखो ये इधर आ जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इसके अलोंग आ जाएगा ई कॉस थीटा, ऊपर वाला ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आता है बेटा जी, ई साइन थीटा। ऐसे लेते थे ना कॉम्पोनेंट, ऐसे नीचे वाले के लिए देखिए, इसके अलोंग आएगा ई कॉस थीटा, एक और ई कॉस थीटा आने वाला है, ई कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर नीचे आएगा ना, क्या आएगा बेटा, ई साइन थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल और अपोजिट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्योंकि इक्वल अपोजिट है तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेना, रीजन जरूर लिखना, क्या कि ई साइन थीटा विल कैंसल आउट, क्यों बेटा, रीजन क्या है, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट। अब भाई इक्वल और अपोजिट है कंपोनेंट, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। यानी मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा, सिर्फ ई कॉस थीटा, ठीक है बेटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मेरे को सिर्फ दो चीज की वजह से मिल रहा है, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है, अगर एक ही डायरेक्शन में तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा बराबर क्या आया है, 2 कॉस थीटा। तो ये मेरे पास अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है, बट ये भी फुल्ली सॉल्व नहीं है। आपको रिजल्ट बेटा एग्जाम में उस फॉर्म में देना होगा जिस फॉर्म में वैल्यूज दे रखी होंगी। क्या ये थीटा यहाँ पे दिया हुआ था सवाल में, नहीं, हमने खुद से माना है, तो थीटा आप आंसर में नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसलिए मेरे को थीटा को पहले बार सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी तो पुट करना पड़ेगा, तो ये सब पुटिंग वाला काम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी बन जाएगी। और मेरे स्टूडेंट सजेस्ट करे हैं ऑफलाइन वाले कि भैया ऐसे खिचड़ी मत बनाया करो, नया स्लाइड ले लिया करो, तो इसलिए भाई ले ले रहे हैं, ठीक है, खुश हो सारे भाई। चलो तो भाई तुम्हारी बात मान के हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इधर ही निकाला था बेटा, है ना। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी बेटा जी, 2 cos थीटा, क्लियर है भाई। अच्छा सुन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू हमने पिछले स्लाइड में निकाल दिया था। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, बार बार स्लाइड चेंज करना होता है, मुझे तो याद है बट तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो, क्या था बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या ये उठा के इसमें चिपका सकते हैं, तो भाई ई नेट बराबर क्या आ गया भैया, ई नेट बराबर आ गया 2, ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा कहाँ से लाए भाई, कहाँ से लाए, तो सुनो थोड़ा ध्यान से सुनो, इस वाले ट्रायंगल से क्या आप कॉस थीटा नहीं निकाल सकते हो। कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यही होता ना, बेस होता है परपेंडिकुलर होता, पक्का श्योर है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता। अब मेरी बात सुनो, इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या कौन सा है, ये है, और हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो आओ जरा लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस है बेटा, ठीक है, कॉस थीटा, क्योंकि साइड में लिख दे रहा हूँ,
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और बेस बेटा आप सामने देख सकते हैं, नीचे वाला बेस है, तो यहाँ इसी वाले ट्रायंगल को देखना, बस छोटे वाले को, ठीक है। तो एल है ना बेस, बेस क्या है बेटा जी, एल है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या है बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2? क्या मैंने गलत लिखा है? क्योंकि बेटा रूट क्या बन जाता है, पावर 1/2 बन जाता है। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू को लेकर के कहाँ चिपका दूंगा मैं, कॉस थीटा में चिपका दूंगा। तो आ जाओ डाल देते बेटा, क्या आएगा, एल अपॉन में आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 1/2। अच्छा यहाँ की होल पावर कुछ भी नहीं है, तो मान लो 1 है। यहाँ की होल पावर क्या है, 1/2 है। तो दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2। तो भाई यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना, 2। मैं जानबूझ के क्यू स्क्वायर, ये 2l को साथ में लिख रहा हूं, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि अभी एक चीज होने वाला है इसमें, k को मैं बाहर फेंक रहा हूं मैं, ठीक है। और अंदर क्या ले रहा हूं बेटा, अंदर क्या ले रहा हूं, q। क्या इसको मैं q × q ले सकता हूं? कुछ गलती कर दी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर थोड़ी आती है, सिर्फ क्यू होती है। इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूं मैं, इतना बड़ा पाप हो सकता है, नजर हटने से दुर्घटना घट सकता है भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा ना, क्योंकि एक ही चार्ज लेते हैं, सोर्स चार्ज ही लेते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, ठीक है बेटा। तो एक ही चार्ज था, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे के ले लिया बाहर, 2ql लिख दिया, 2ql ले लिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, चलो इसको बाद में लिखेंगे, ये नीचे वाला क्या था बेटा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया। तो 1 + 1/2 कितना हो गया बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या हो गया, 3/2। भाई आया नहीं आए, पक्का आया सभी को? किसी को भी डाउट है तो बता दो भाई। चलो अगर डाउट नहीं है तो ये देखो, ये कुछ होता है क्या भैया, ये तो डायपोल मोमेंट होता है भाई। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × में 2l। तो देखिए ना, 2l है Q है, तो इसको लिख सकते हैं मैं KP अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा, क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बट हमें रिजल्ट चाहिए होता शॉर्ट डायपोल के लिए। हमें रिजल्ट कैसे चाहिए होता बेटा, शॉर्ट डायपोल के लिए। तो शॉर्ट डायपोल के लिए सभी को पता है कि बीच में लेंथ बहुत ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा। तो हमें रिजल्ट किसके लिए चाहिए, फॉर शॉर्ट डायपोल, ठीक है। अब शॉर्ट डायपोल के लिए रिजल्ट चाहिए, लाइक NaCl वगैरह हो गया, ठीक है। तो वो कैसे लाएं, आ जाओ ला देते हैं भाई। शॉर्ट डायपोल में रियलिटी में जो बेटा जी ये लेंथ होता है वो बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है, किससे, आर से। अब भाई लेंथ बहुत ज्यादा छोटा है, एल बहुत छोटा है, तो उसका एल स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा होगा। इतना छोटा उसको हम क्या मान सकते हैं, 0। तो एल स्क्वायर को हम मान सकते हैं क्या बेटा, 0 है, यानी इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। टेंड्स टू 0 मतलब 0 के आसपास है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब जरा इस वाले एक्सप्रेशन में देखो, इस वाले को क्या था, ई नेट क्या आ रहा था बेटा, ई नेट बराबर KP अपॉन में क्या रहा था, आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर क्या था, 3/2। इसको मैंने क्या मान लिया, 0। इसको हमने क्या मान लिया, 0। तो ये तो भाई 0, अरे ये तो 0 हो गया, है ना, यानी ये तो गायब ही हो गया बेटा, खत्म ही हो गए, ठीक है। तो बचा सिर्फ ये, सॉल्व करो, KP अपॉन में आर स्क्वायर, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2। 2 ने 2 को मार दिया, तो ई नेट बराबर कितना आया बेटा, ई नेट बराबर कितना आया, ई नेट आया KP अपॉन में आर की पावर 3, KP अपॉन में आर की पावर 3। चमका, वहां उस वाले रिजल्ट और इस वाले रिजल्ट में एक छोटा सा फर्क है, क्या, वहां पे 2 आ रहा था, 2 KP अपॉन में R3, यहाँ पे क्या आ रहा, KP अपॉन में R3। तो आज जरा दोनों में डिफरेंस देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्सियल इक्विटोरियल का जरा कंपैरिजन करते हैं। वो वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, एक्सियल की वजह से फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताइए, 2KP अपॉन में R की पावर 3। ये बेटा मैग्नीट्यूड वाला रिजल्ट ले रहा हूं मैं, अभी डायरेक्शन नहीं बता रहा, ठीक है। अच्छा इक्विटोरियल के लिए क्या है भैया, इक्विटोरियल के लिए मैं शॉर्ट में परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन पे भाई क्या आता है बेटा, KP अपॉन में R की पावर 3। तो ये दोनों में कंपैरिजन हो गया। यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड ले रहे बेटा, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये मेरे पास फॉर्मूला रहा। तो पहला कंपैरिजन हमने फॉर्मूला के बेसिस पे कर दिया कि जो एक्सियल का डायपोल होता है इक्विटोरियल के तुलना में डबल होता है, ठीक है। इक्विटोरियल की तुलना में क्या होता है बेटा, डबल होता है, ठीक है। अच्छा जरा एक चीज देखो, क्या छोटा सा चीज आपको देखना है, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज था, इधर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। इधर कहीं अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे और इसमें से इसको घटाया था, तो नेट हमारा पॉजिटिव आया था,
यानी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं ना कहीं इधर आया था, इसके तरफ आया था, क्योंकि ये वाला चार्ज डोमिनेट करेगा ऑब्वियसली यार, ये वाला चार्ज डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इसी इधर ही आएगा, ठीक है। तो अच्छा, बट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? हाँ, तो भाई देख, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो जिधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उधर ही डायपोल मोमेंट था। यानी कि अगर इसका मैं वेक्टर फॉर्म भी लिखना चाहूं, अगर इसका मैं वेक्टर फॉर्म भी लिखना चाहूं तो क्या आएगा, सेम आएगा, KP अपॉन में RQ, ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। बट अगर मेरे को इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो क्या था, देखो यहाँ पे अपन नेगेटिव चार्ज ले रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे, सभी को पता भैया डायपोल मोमेंट इधर से इधर जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ आया था। देखो ना, डायपोल मोमेंट है इधर, नेट आया है इधर, चेक करो भाई, चेक करो, देखो ना, हर बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, देखो इधर आया, नेट इधर ही आया ना, क्योंकि ये नेट कॉस थीटा वाला इधर आ रहा था। तो भाई नेट इधर है, बट जो डायपोल मोमेंट है वो किधर है बेटा, इधर है। तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, नेट है इधर, तो बेटा साइन क्या लगाओगे, नेगेटिव का, दोनों ऑपोजिट है ना भाई, तो साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का। यानी अगर इसका मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो ई वेक्टर परपेंडिकुलर का क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा बेटा, किसका, KP अपॉन में RQ। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। ये नेगेटिव बता रहा भैया कि अगर डायपोल मोमेंट इधर है, मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे क्या बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट है, ठीक है। अब एक मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, सभी को ध्यान से देखना है, क्या कि अगर मैं वेक्टर फॉर्म में दोनों को कंपैरिजन करूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि भाई जो ई एक्सियल होता है वो नेगेटिव होता है और डबल होता है किसके, ई इक्वेटोरियल के, हाँ या ना, क्लियर है भाई। जो ई एक्सियल है वो एक तो नेगेटिव होगा, मतलब उल्टा है दोनों, ठीक है, किसके, परपेंडिकुलर, और डबल भी है, ठीक है। अच्छा, बट वही अगर इसको मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं तो क्या होगा, 2 इक्वेटोरियल, ठीक है। अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड से कंपैरिजन करूं तो क्या बोलूंगा कि भाई जो एक्सियल है इक्वेटोरियल की वजह से एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डबल होता है, बट विद साइन क्या होगा बेटा, ये ऑपोजिट होगा और डबल होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हुआ होगा।